आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 18 विराम चिन्ह। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। अब सारे खिलौने मेरे हैं, क्या हम मैच जीत गए? जाओ दूध लेकर आओ। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में रुकने के लिए कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। जैसे यहां पर आपको लग रहा है, देखो एक पूर्ण विराम है, फिर विस्मय आदि चिन्ह है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। इन विराम चिन्हों को सहायता से वाक्यों का अर्थ स्पष्ट होता है। अर्थ विराम का अर्थ होता है विश्राम, रुकना या ठहरना। वाक्य का सही उच्चारण करते समय हम अपने भावों को प्रकट करने लिए तथा उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए अनेक स्थानों पर रुकते हैं, उसे विराम कहते हैं। लिखित भाषा में विराम को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह निम्न है। नंबर 1, पूर्ण विराम। लिखते समय वाक्य की समाप्ति होने पर इस चिन्ह विराम पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह वाक्य की पूर्णता को दर्शाता है। जैसे कान्हा मेरा मित्र है, हम कल घूमने जाएंगे। दूसरा है अल्प विराम। लिखते समय जब हमें दो वाक्यों या उपवाक्यों को अलग अलग करना होता है तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि लिखते समय जब हम बीच में थोड़ा रुकते हैं तो वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे श्रेया मयंक दोनों भाई बहन हैं। नहीं, फिर रुके थोड़ा, यह मेरा घर नहीं है। आगे है अर्धविराम। अर्ध का अर्थ होता है आधा, जहां हमें अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय तक रुकना होता है, वहां हमें अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं उन्हें बुलाता रहा, वे चलते रहे, वे कुछ नहीं बोले। आगे है मुझे सेना में भर्ती होना है। अर्धविराम का प्रयोग है, तभी देश की रक्षा में सहभागिता दे सकूंगा। प्रश्नसूचक चिन्ह है, जो वाक्य प्रश्न का बोध कराते हैं उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, आगे है जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। लिखित भाषा में वाक्यों के बीच बीच में अथवा अंत में थोड़ी देर के लिए रुकने के संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, पहला है विस्मय आदिबोधक। विस्मय आदिबोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, भय तथा आश्चर्य जैसे भावों को प्रकट करने के लिए होता है। जैसे अरे तुमने कक्षा पास कर ली, वाह, भोजन बहुत स्वादिष्ट है, आए अब क्या होगा, बाप रे इतना बड़ा सांप। आगे है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग निर्देशन तथा उदाहरण देने के लिए होता है। जैसे विद्यालय का अर्थ है विद्या का घर, यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया? निर्देशक चिन्ह का। आगे है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था निर्देशक चिन्ह लगाएंगे दिल्ली चलो। आगे है योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थक या विपरीतार्थक शब्दों के बीच में होता है। जैसे मैं सुख दुख में साथ रहूंगा, तो दोनों शब्द क्या है? प्रधान है, इसलिए उन दोनों को जोड़ने के लिए हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। आगे है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का अर्थ है उदाहरण। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार की होती है। एक तो इकहरा उद्धरण चिन्ह, जिसमें एक कोमा लगाया जाता है, और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, जिसमें दोनों तरफ कोमे लगाए जाते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह।
इन चिन्हों का प्रयोग कविता, लेख, उपनाम तथा शीर्षक, पाठ या वस्तु के नाम को उद्धृत करने के लिए किया जाता है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट महाकाव्य है। दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इन चिन्हों का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जैसे शास्त्री से ने कहा जय जवान जय किसान। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत। आगे है लाघव चिन्ह। शब्दों को संचित रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित में हम पै को संक्षिप्त रूप में लिखेंगे और लाघव चिन्ह लगाएंगे। उसी तरह सुरेश पांडित जी विद्वान है। आगे डॉक्टर को हम लाघव चिन्ह लगा के लिखेंगे डा, साहब जल्दी घर चलिए। ठीक, फिर है कोष्टक। किसी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए प्राय कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता सदा जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। लिखित भाषा में भावों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक विराम चिन्ह का अपना महत्व है। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पंक्तियां आपको समझ आई होंगी। धन्यवाद।